ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, देन उसके बाद बात। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोई भी अम्लीय परमैंगनेट है। अब परमैंगनेट क्या होते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए बेटा। परमैंगनेट होता है MnO4। ठीक है, अब इसमें आप जो भी चीज़ जोड़ेंगे उसी के रिगार्डिंग बनेगा। तो एक विलयन युक्त एक बीकर में क्या मिलाया जाता है, फेरस सल्फेट मिलाया जाता है। यहाँ पे हम क्या मिला रहे हैं इसमें, FeSO4 फेरस सल्फेट का तन विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। ठीक है, हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण हो जाता है। अब इस चीज़ को ऐसे समझे बेटा कि ये अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब थी और इसमें आपने ये मान लो कि ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, ये जामुनी रंग का होता है। क्या कलर होता है इसका बेटा, जामुनी रंग। अब जैसे इसमें फेरस सल्फेट मिलाया गया, ये मान लो दूसरी टेस्ट ट्यूब है और इसमें फेरस सल्फेट भरा हुआ है और आप इसमें धीरे धीरे करके मिला रहे हो। ठीक, तो जामुनी रंग विलयन का क्या होता है, ये गायब हो जाता है। अंततः रंग विलुप्त हो जाता है और बाद में पूरी तरह से क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपयुक्त प्रेक्षण के लिए सही है। तो एक चीज़ जान लो बेटा कि ये जो KMnO4 होता है या फिर K2Cr2O7 होता है, ये सब प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं ये, प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक, तो ये कहीं पर भी रहेंगे, ये दूसरे अपने से सामने वाले को क्या करेंगे, ऑक्सीकृत कर देंगे। अब देखो, अगर पोटेशियम परमैंगनेट FeSO4 को ऑक्सीकृत करेगा तो क्या क्या बनाएगा बेटा यहाँ पे। अच्छा, इसने एक चीज़ कहा कि अम्लीय है, तो मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा H2SO4 भी रखेंगे। ठीक है, या कोई भी अम्ल रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा बेटा, वो सबसे पहले तो बनेगा फेरिक सल्फेट। ठीक, तो यहाँ पे बनना है आपको FeSO3 का होल थ्राइस और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3, तो वो यहाँ चली गई। इसकी वैलेंसी 2 होती है तो वो यहाँ आ गई। ये फेरिक सल्फेट बन गया। इसके साथ क्या बनना है बेटा, इसके साथ बनेगा हमारे पास मैग्नीज सल्फेट MnSO4। ठीक, और साथ में यहाँ पे और रिलीज़ होगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और कुछ अमाउंट में यहाँ से रिलीज़ होगा जल। तो ये इसकी पूरी अभिक्रिया है। KMnO4 FeSO4 और H2SO4 जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे KMnO4 क्या करता है, FeSO4 को ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, अब इस चीज़ को बेटा आप कैसे पहचानोगे, इनकी ऑक्सीकरण संख्या से। ठीक है, अब अगर आप देखो कि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो वो आप कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे बेटा है +2 स्टेज में और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या है +3। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया और ये किसकी वजह से हुआ है, KMnO4 की वजह से। तो ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीकारक है। तो आपको तो बेसिकली ऑक्सीकरण और अपचयन की 2 ही परिभाषाएं ध्यान रखनी है कि भाई अगर ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर उससे हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो वो ऑक्सीकरण होता है। लेकिन ये परिभाषाएं भी होती हैं, आप इनको 11th में डिटेल पढ़ते हैं, बट फिर भी अभी थोड़ी बहुत जानकारी आप रखेंगे तो सही है आपके लिए। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रही है किसी तत्व की, तब भी उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। आप यहाँ पे देखेंगे भाई फेरस सल्फेट तभी बनता है जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रखेंगे। और ये फेरिक सल्फेट है, ये क्या है, फेरिक सल्फेट है। और यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, तो चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो
पहला ऑप्शन है बेटा KMnO4 एक ऑक्सीकारक है, यह FeSO4 को ऑक्सीकृत कर देता है या करता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा FeSO4 ऑक्सीकारक है, ये गलत है। तनुता के कारण रंग विरुद्ध हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, धीरे धीरे मिला रहे हो, इतना ज़्यादा तनु नहीं होगा। KMnO4 एक अस्थायी यौगिक है। अस्थायी यौगिक का ऐसा यौगिक जो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, या बनता है थोड़ी देर बाद बिगड़ जाता है, तो ऐसा नहीं है। KMnO4 एक स्थायी यौगिक है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? सिर्फ ए सही है। तो यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन आपको इसलिए बताया गया था ताकि आप ये भी जान लें कि ऑक्सीकरण संख्या जो है वो जब बढ़ती है तब भी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक होमवर्क है कि आप इसकी अभिक्रिया लिख के दिखाएंगे। ठीक है, ये अभिक्रिया आप लिखेंगे और इसको बैलेंस करेंगे। देखो मैं साफ साफ लिख देता हूँ, इसको इरेज करते हैं पूरे को। एक मिनट में यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो अब अगर इसकी रिएक्शन आपको लिखनी है तो चलो मैं पूरी रिएक्शन लिख के आपको दिखाता हूँ। अब आ गया पेन। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और इसमें मिलाया गया फेरस सल्फेट FeSO4। अब KMnO4 अम्लीय है बेटा, तो यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस रखी गई है। अब इसके बाद सबसे पहले ये जो फेरस सल्फेट है ये फेरिक सल्फेट में बदल जाता है, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा, इसका हो जाएगा होल थ्राइस और यहाँ पे आ जाएगा 2। साथ में कई सारे साइड प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे कि आपके सामने MnSO4 प्लस K2SO4 और प्लस यहाँ पे बनता है H2O। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो है कि इसकी अभिक्रिया को संतुलित करो। ठीक है, संतुलित करना है। ठीक है, और ये संतुलित करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप ये कर पाते हो तो ये समझेंगे कि हाँ, आपको पहला चैप्टर भी अभी ढंग से तैयार है। तो और नहीं होता तो मुझे बता देना बेटा, मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया भाई, इसका आंसर ए होता है। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है या अभिक्रियाएं हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया का तरीका मैंने बताया कि इसमें भाई 2 यौगिक होते हैं। पहली चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना है, AB मान लो कि और ये CD मान लो। तो यहाँ पे होता क्या, सिर्फ आयन बदलते हैं। मान लो ये जो C है इसने A को भगा दिया, तो यहाँ पे जो B बचेगा बेटा वो C के साथ आके जुड़ जाएगा, वो सॉरी D के साथ। तो यहाँ पे मान लो कि इसने क्या किया, AD बना लिया, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, AD नहीं AC। ठीक है, तो AC बना लिया, ए क्या करा, इसको भगाया, अरे यार ये उल्टा ही हो गया, AC वैसी नहीं बनेगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये C है बेटा, ये A को भगाएगा और B के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा C और B। अब यहाँ पे देखो बचा है क्या, A और यहाँ पे क्या था, B। तो A B तो इसके साथ जुड़ गया। अब यहाँ बच्चा A और वो किससे जुड़ेगा, D के साथ, तो यहाँ पे बनाएगा A और D। तो आयन एक्सचेंज होते हैं बेटा, आयनों का विनिमय होता है। ठीक है, तो वो द्विविस्थापन होती है। आ जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही तत्व है, एक तो यौगिक है। ठीक है, अब ये द्विविस्थापन नहीं, हालांकि ये क्या है बेटा, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, हमें बताने का है द्विविस्थापन। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना, सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे 2 यौगिक हैं, इस बेरियम ने क्या किया, इस सोडियम की जगह ले ली, और ये जो सोडियम है यहाँ बेरियम की जगह पे आ गया, तो BaSO4। भाई ये बेरियम है, सोडियम की जगह पे आ गया तो BaSO4, और साथ में क्या बन गया, NaCl। तो ये तो द्विविस्थापन है। ठीक है, द्विविस्थापन तो हमारे पास ये सही है। कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों यौगिक जुड़ रहे हैं। अच्छा, ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया है बेटा, ये संयोजन है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें छोटी छोटी याद भी होनी चाहिए।
अब ये कार्बन है यानी कि मीथेन है और ये ऑक्सीजन के साथ में इसका जलन हो रहा है, तो मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पहली भी नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, केवल दूसरी नंबर वाली अभिक्रिया सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। देखो विस्थापन अभिक्रिया के और मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि ये तो आपने देख ही लिया अभी। जैसे इसी तरह से NaOH और H2SO4 है, तो सोडियम जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। सोडियम हाइड्रोजन को हटाएगा और क्या बनाएगा, Na2SO4। अब यहाँ पे क्या बचेगा, OH, और यहाँ पे क्या बचा था, H, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। इसी तरह जैसे कि NaCl है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो फिर ये क्या है, सिल्वर ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या करेगा, सोडियम सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो सोडियम सिल्वर को हटाएगा, पहले क्या बनेगा, AgCl, और फिर सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह से ये अभिक्रिया है, बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये विस्थापन के कुछ और एग्जाम्पल हैं। चलो तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो 8 नंबर सवाल देखो, इसको और ध्यान से समझो। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आपके पास कोई भी, मान लो कि ये बॉटल है, इसमें सिल्वर क्लोराइड भरा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह की बॉटल है, और जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है बेटा तो ये स्लेटी कलर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है वही आपको बताना है। तो पहला है सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर का बनना, तो ये सही है बेटा। देखो ये AgCl है। अब याद करो कि आपको वियोजन अभिक्रिया में बताया गया था जब प्रकाश की वियोजन होता है, तो और इस पर अगर प्रकाश पड़ता है तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ये किस में टूटेगा, Ag में और प्लस Cl2 में। अब जो सिल्वर होता है यही स्लेटी कलर का होता है, ठीक। सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन में तो ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, पहला भी तो सही है। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से, ठीक है। तो आप इसको पढ़ो जरा, सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस के विघटन से। तो ये तो आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लोरीन गैस के विघटन से, लेकिन कलर तो नहीं बदलता है बेटा, ठीक है। तो कलर तो सिर्फ इसी की वजह से बदलेगा, सिल्वर बनने से। तो विघटन तो होता है क्लोरीन का, लेकिन उससे कलर से कोई मतलब थोड़ी है। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से, तो क्या यहाँ पे ऑक्सीकरण जैसा कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है बेटा, ठीक है। ना ही देखो, अब ना ही क्लोरीन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ना ही क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल रहा है, ना ही क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो सब कुछ तो वही है, तो ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। तो क्या सही है इसमें, केवल पहला सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल ए। इतनी बातें समझ में आ जाती हैं, तो 8 नंबर में सही हो गया ए आपका। दूसरे सवाल पे आ जाओ, 9 नंबर। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो लिखते चलो पहले जो जो चीज़ें कह रहा है। कह रहा है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसको जब जल के साथ मिलाया जाता है तो वो तीव्रता से क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्राइजर। देखो ये फार्मूले वगैरह सब बनाने आपको सिखा दिए, नहीं आता है तो आप मुझे बताओ, मैं एक वीडियो डाल दूंगा उसके ऊपर भी। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ठोस है। अच्छा, बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ठीक है भाई, यहाँ पे होती है ऊष्मा उत्पन्न। और आप भी जानते हो कि चूने को जब आप उसमें मिलाते हो पानी में तो गर्म हो जाता है पानी। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, चूने का बुझना। एक्चुअली में जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना, ये तो पता है ना, बिना बुझा चूना। और जब इसमें पानी मिलाते हो तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसको कहते हैं बुझा चूना। बुझा चूना, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, ठीक है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। तो इसको चूने का पानी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
चूने के बुझने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है। अब देखो ये सवाल सही है। पहला चीज़ है यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो यार इसमें खुद ऊष्मा निकल रही, तो ये ऊष्मा शोषी नहीं होगा, ये ऊष्मा छेपी होगा, तो दूसरा तो सही है। परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी। अब देखो बेटा पीएच क्या होता है, देखो अगर अभी तो आप थोड़ा सा जान लो, बाकी आप इसी चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरे चैप्टर में अम्ल और क्षार और लवण वाले में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बेहतर समझ में आएगा। एक पीएच स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक कॉलम होते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि 7 से ऊपर जिसका भी पीएच होता है वो होते हैं क्षार, और 7 से कम जिनका पीएच होता है वो होते हैं अम्ल, ठीक है। और अम्ल क्या होते हैं बेटा, जिसमें H+ आयन होते हैं, और क्षार क्या होता है, जिसमें OH- आयन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 7 से अधिक होगा कि कम होगा, अब देखो यहाँ पे बेटा OH- बन चुके हैं, ठीक है, तो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय। अगर विलयन क्षारीय हुआ तो वो उसका पीएच कितना हो जाएगा, 7 से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से अधिक होगा, ये ऑप्शन भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो अब आप 9 नंबर में देख लो, आपको दूसरा और तीसरा सही मिलेगा, तो ऑप्शन क्या है आपका बी। अच्छा ये पीएच वगैरह के लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ठीक है, अम्ल क्षार और लवण वाले में आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और 7 से कम होने के तो चांसेस नहीं है, तो ये इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अगला सवाल करते हैं, 10 नंबर है, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार को सही प्रदर्शित करता है, तो सबसे पहले तो अभिक्रिया लिख देता हूँ, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो NH4SO4, अच्छा NH4 का यहाँ पे होगा होल ट्वाइस, अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 बना लेता है, और साथ में निकलता है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl निकलता है, ठीक है। तो यार देख के ही लग रहा है ये क्या है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो यहाँ पे तो विस्थापन हो ही नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे अवक्षेपण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बताया था कि अवक्षेपण अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ तली में बैठ जाती है, ठीक है, तो उसको अवक्षेप कहते हैं, और जो अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है वही अवक्षेपण अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। तो यहाँ पे ये जो बेरियम सल्फेट है ये नीचे विलयन में तली में बैठ जाता है, तो इसका बनता है अवक्षेप, तो साथ ही साथ ये क्या है, एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, तो पहली बात तो ये सही हो गई। संयोजन अभिक्रिया है नहीं बेटा, क्योंकि चीज़ें जुड़ नहीं रही है, और साथ में द्विविस्थापन ये तो हमने पहले ही देख लिया था, तो दूसरा सही है और चौथा सही है, तो कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर में कौन सा सही है, डी, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया और विस्थापन, अवक्षेप BaSO4 का बनता है, ठीक है, और जिनमें भी अवक्षेप का मतलब ये होता है कि बस ये मान लो कि आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें ऐसे नीचे तली में कुछ चीज़ें बैठ जाना, वो कहलाता है अवक्षेप। बस समझ में आ जाती है, चलो ठीक है, तो ये हो गया 10 नंबर। चलो 11 में बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन मतलब कि वियोजन अभिक्रिया है, जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है। देखो अभी मोलर अनुपात से आपको मतलब नहीं है ज़्यादा, बस आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल वहाँ पे रिलीज होते हैं। देखो H2O है, ठीक है, इसका जब हम अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे H2 बनता है प्लस O2 बनता है, ठीक है। तो H2 कितना बनेगा और O2 कितना बनेगा, देखो इसको पहले तो बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना ले रहे हैं, 1, यानी कि ये जो नंबर है आप इसे अनुपात लगा लो, मतलब कि आप देखोगे तो हाइड्रोजन टोटल हैं 4 और ऑक्सीजन टोटल कितने हैं 2, तो ये रेशियो क्या आएगा 2/1, यानी कि 2:1, ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसको।
तो सवाल नंबर 11 में आप देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही है। 2 मॉलिक्यूल तो किसके मिलेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन के, और एक किसका मिलता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इस सवाल को। ठीक है, और विद्युत अपघटन मैंने बताया था कि आप इस तरह से एक बर्तन लेंगे, यहाँ पे 2 प्लेटें लगाएंगे। ठीक है, फिर इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, इसमें पानी भरा होता है और फिर इसका विद्युत अपघटन होता है। तो वो सब चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग सवाल कर रहे हैं बेटा, मैं थ्योरी जल्दी अपलोड कर दूंगा इसकी। 11 नंबर हो गया। चलो सवाल नंबर 12 को देखो। देखो ये विद्युत अपघटन का दिखाया भी गया है यहाँ पे, तो मैं इसको एक बार बना देता हूँ। देखो आपके पास ये एक प्लास्टिक का मग लिया गया है, जिसमें एक ये प्लेट लगाई गई है, एक ये प्लेट लगाई, ये ग्रेफाइट की रॉड है, जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। ठीक है, अब देखो ये बैटरी जोड़ी गई है और ये स्विच है। यहाँ पे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जहाँ जुड़ता है उसको कहते हैं कैथोड। इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, उसको कहते हैं एनोड। अब इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी बेटा, तो यहाँ पे गैसेज रिलीज होती हैं। अब देखो ये गैस जो है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एनोड पर कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। और ये जो कैथोड है, कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है, ये मिलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखो। तो ये है आपका विद्युत अपघटन। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन कौन से ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ऊष्मा शोषी का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। ऊष्मा क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो वही देखना है हमें। तो पहला देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी अम्ल में आप जल मिलाते हैं, अम्ल में क्या करते हैं, जब आप इसमें जल मिलाते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है, ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, ये प्रक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। तो शुष्क बर्फ क्या होता है ये जान लो बेटा, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है, ठोस CO2 क्या कहलाएगा, शुष्क बर्फ। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन करने के लिए तो आपको यहाँ पे ऊष्मा देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया। जल वाष्प का संघनन। अब देखो आपके पास ये जल वाष्प है, इसको संघनित करना, मतलब इसको संघनित आप करोगे तो फिर से पानी बनाएगा, तो आपको टेम्परेचर कम कर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई ताप देने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका थर्ड वाला भी नहीं होगा। फोर्थ, जल का वाष्पीकरण। अगर मान लो कि ये पानी भरा है आपने और आप चाहते हो कि ये पानी उबले और वाष्प बन जाए, तो आपको इसको हीट देनी पड़ेगी, तभी तो ये वाष्प बनाएगा। तो जल का वाष्पीकरण क्या है, सही है। तो दूसरा और चौथा किस में है, डी नंबर में है। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सवाल नंबर 12 में कौन सा सही हो गया, डी। ठीक है, 12 के बाद अब अगला सवाल है आपके सामने 13 नंबर, जलीय पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड कैसे बनाएंगे, ये पोटेशियम और ये आयोडाइड, और ये एक्वस है यानी जलीय है। ठीक है, आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट। साथ में क्या हो रहा है, जलीय लेड नाइट्रेट, ये Pb है, और नाइट्रेट के लिए क्या लिखते हैं बेटा, NO3। तो ये हो गया लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में, इसके बीच में द्विविस्थापन होगा, ऑब्वियस सी बात, द्विविस्थापन ही होना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड बनेगा। ठीक है, तो PbI यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, का पीला अवक्षेप बनता है। अच्छा, ये कैसा होता है, ये पीला होता है। अगला है, इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो, यानी कि ये चीज़ अगर ना उपलब्ध हो, तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जाएगा या जा सकता है। तो आपको तो यहाँ पे लेड आयोडाइड बनाना है बेटा, यानी कि ऐसी स्पीशीज बनानी है जिसमें से क्या हो जाए कि ये जो लेड है वो पोटेशियम को हटा के उसके साथ जुड़ जाए। तो यहाँ पे देखो लेड सल्फेट है आपके सामने। लेड सल्फेट क्या होगा, PbSO4। लेड एसीटेट क्या होता है बेटा, CH3COO Pb। ठीक, और इस पूरे का हो जाएगा होल ट्वाइस, क्योंकि Pb की वैलेंसी होती है 2। फिर अमोनियम नाइट्रेट, तो ये हो गया आपके पास NH4
NO2, ठीक, यहाँ भी इसकी वैलेंसी 2। पोटेशियम सल्फेट, तो यहाँ पे K2SO4। अब देखो यार, पोटेशियम सल्फेट से तो यहाँ पे लेड मिलेगा नहीं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। अमोनियम हमें चाहिए क्या बेटा, यहाँ पे लेड चाहिए, ठीक है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बचा यहाँ पे लेड सल्फेट और लेड एसीटेट, ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा होगा, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे बेटा लेड एसीटेट को, ठीक है, ये लेड एसीटेट। एक्चुअली में लेड सल्फेट क्या होता है मैं आपको बताऊँ, लेड सल्फेट एक तो ठोस होता है और दूसरी चीज़ ये अविलेय होता है। अब जब ये बेटा अविलेय ही रहेगा, यानी कि ये जब Pb++ और SO4- में टूटेगा ही नहीं, तो हमें Pb मिलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अविलेय है, ठीक है, आप इस चीज़ को लिख लेना, ठीक, बात नहीं समझ में आ जाती आपको। और ये जो लेड एसीटेट होता है ये विलेय होता है, तो ये जब पानी में घुलेगा या कहीं भी टूटेगा तो ये Pb+ हमें दे देगा, और जो आयोडीन के साथ में क्या बना लेगा, लेड आयोडाइड बना लेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेड एसीटेट का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लेड सल्फेट भी है, लेकिन लेड सल्फेट अविलेय होता है, ये बात जान लो। 14 नंबर, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, कि तेल के नमूने मतलब जो भी हैं तेलीय चीज़ें, उनको काफ़ी समय तक अगर आप तेल का मतलब जैसे चिप्स हो गया, ठीक है, कुरकुरे हो गए, इन सब के पैकेट में आप देखते हो क्या भरा होता है, जैसे बड़ा सा पैकेट होता है इतना फूला हुआ, ठीक है, इस तरह का, तो इसमें चिप्स मान लो भरी है, तो चिप्स इसमें थोड़ी रहती, लेकिन पैकेट बहुत बड़ा होता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पैकेट में बेटा हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं जिससे इनका ऑक्सीकरण ना हो और ये ख़राब ना हो, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 नंबर में बी। फिर उसके बाद आ जाओ बेटा 15 नंबर सवाल। अगला लिखा है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, तो ये आपके पास पोटेशियम क्लोरेट है, हाइपोक्लोरेट है, ठीक है, पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, और इसमें ऊष्मा और कोई उत्प्रेरक रख के यहाँ पे KCl और O2 बनाया जाता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है। अब आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के संदर्भ में सही है, ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पे जो भी है इस अभिक्रिया के लिए सही है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति की है। अब देखो यार, अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई चीज़ टूटती है, तो ये पोटेशियम हाइपोक्लोरेट है, ये देखो टूट रहा है, मतलब ये सही है। और ज़्यादातर मैंने बताया जितनी भी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं वो सब कैसी होती हैं, ऊष्मा शोषी होती है। आप यहाँ पे देख लो, इसको ऊष्मा दिया भी जा रहा है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, क्या इसमें कोई चीज़ जुड़ रही है तो कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो ये नहीं होगा। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा निकलने के साथ संपन्न होती है, ऊष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है। तो ऊष्मा का निकलना मतलब ऊष्मा छेपी, और अपघटन ऊष्मा छेपी नहीं होता, यहाँ पे ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो अपघटन तो है लेकिन ऊष्मा इसमें निकल नहीं रही है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यह प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है, तो क्या प्रकाश की वजह से ये अपघटित हो रही है, नहीं, ये ऊष्मा इसको देना पड़ रहा है। अब लेबोरेटरी में प्रकाश कहाँ से लेकर के आओगे, ठीक है। तो 15 नंबर में सवाल नंबर है जो 15, उसका ए सही है। यह अपघटन अभिक्रिया और साथ ही साथ कैसी है, ऊष्मा शोषी प्रकृति की है, ठीक है। तो आप याद भी रखें कि ये ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ठीक है, तो कभी भी ये पूछा जा सकता है। अगले का सवाल पे आ जाओ भाई, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, आपको बताना है। गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, ठीक है, तो जो आपके सिलेंडर होते हैं अगर इसमें ऑक्सीजन गैस भरी जाती है तो क्या वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे सिर्फ दाब कम करते हैं बेटा, तो जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में चली जाती है, ठीक है, तो यहाँ तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो नहीं रही है। वायु का द्रवीकरण, आपके पास ये वाष्प है, इस वाष्प को आप कम टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर लगा के इसको लिक्विड बना देते हैं, ठीक है, तो क्या यहाँ पे कुछ नया बनता है, क्या नहीं बनता है बेटा, ठीक है, ये भी एक नॉर्मल भौतिक परिवर्तन है। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, ठीक है,
तो अगर आपके पास कोई चीनी की प्याली है और उसमें पेट्रोल आप खुले में रख देते हो, ठीक है, चीनी का प्याली का मतलब कि चीनी मिट्टी की बनी हुई प्याली, ये थोड़ा सा समझ लो आप। ये कोई चीनी मिट्टी की प्याली है और इसमें आप पेट्रोल रखते हो, तो यहाँ पे क्या कोई अभिक्रिया होनी, कुछ नहीं होना बेटा। ये पेट्रोल है जो थोड़ी सी ऊष्मा लेकर के क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, भाप बन जाएगा। और भाप बनना कोई रासायनिक अभिक्रिया तो है नहीं। अगला है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना, तो ये सही है बेटा, ठीक है। जब आपके पास एक कॉपर का तार है और यहाँ पे वायु है और इसको हाई टेम्परेचर पे आप गर्म करते हैं, हीट, तो यहाँ पे बनता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे तो ये धात्विक रंग इसका पीला होता है हल्का सा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक कॉपर ऑक्साइड बना लेगा और ये काला कलर का होता है। तो यहाँ पे देखो एक नई चीज़ बनती है, जब भी कोई नई चीज़ बनती है वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन 16 में कौन सा सही है, डी सही है। 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रिया फलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शनल चीज़ें दे दी गई हैं, ये ठीक। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। जब दो गैसें आपस में अभिक्रिया कर रही हैं, ठीक है, तो क्या वहाँ पे, सॉरी, ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, ठीक है, दो लिक्विड हैं, द्रव हैं, और इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होगी तो बेटा यहाँ पे जो भी चीज़ बनेगा वो भी ऑलमोस्ट लिक्विड ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है संयोजन, और संयोजन में क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो अगर ये थोड़ा बहुत गैसियस प्रकृति का भी होगा तब भी ये द्रव बन जाना चाहिए, तो ये तो नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद आप देखो दूसरा है, यहाँ पे ये गैस है और ये लिक्विड है, और यहाँ पे क्या बनना है, H2O, किस अवस्था में बनना है, लिक्विड में बनना है, तो ये भी नहीं होगा। ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और ये फिर से क्या बना, लिक्विड बन गया, तो ये भी गलत है, ठीक। यहाँ पे H2 गैस, O2 गैस, और जो वाटर बनेगा वो भी गैसियस फॉर्म में ही बनेगा, ठीक है। तो 17 नंबर में जो सही होगा बेटा वो कौन सही होगा, डी सही होगा, ठीक है। तो बस आपको ये बताना है कि इनकी जो भौतिक अवस्था है उनका सही निरूपण कौन अभिक्रिया सही से कर रही है। तो जब जल बनता है बेटा तो वहाँ पे हाइड्रोजन भी गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस होती है, और तब ये दोनों कंबाइन होकर H2O बनाते, वो भी गैसीय अवस्था में वाष्प बनती है, ठीक है। 17 नंबर हो गया। चलो 18 पे आ जाओ। अरे बढ़ता क्यों नहीं, हाँ 18 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं। संयोजन अभिक्रिया मतलब जो जुड़ जाती हैं, क्या ये संयोजन है, नहीं है, ये तो वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन बोल सकते हो। और मैंने अभी अभी बताया कि ये ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है, ये पोटेशियम हाइपोक्लोराइड है। मैग्नीशियम और H2O मिलकर के दोनों MgOH बना रहे हैं, दो चीज़ें जुड़ रही हैं, मतलब ये संयोजन है। एल्युमिनियम प्लस ऑक्साइड मिलकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं, दो चीज़ें जुड़ रही हैं, मतलब ये संयोजन है। जिंक प्लस FeSO4 और ZnSO4 और Fe बना, देखो यहाँ पे जिंक क्या करता है, आयरन को विस्थापित कर देता है, तो ये क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो कौन सा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा, डी, ठीक। तो ये 18 नंबर तक सवाल हो गए हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे बेटा, ठीक है। अब जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम आगे के सवाल करेंगे जो भी हमारे टेस्ट पेपर में या फिर NCERT या फिर NCERT एग्जाम्पलर में या फिर ओलंपियाड की किसी बुक में पूछे जा सकते हैं, तो वो सवाल हम ध्यान से देखेंगे। हाँ, अभी तक के लिए आप चाहो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेटा, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना है तो आप तो वैसे भी रेगुलर देखेंगे ही, और नहीं पढ़ना है तो आपके सब्सक्राइब करने ना करने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। बट स्टिल अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हो ढंग से तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक एंड शेयर, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब। तो ये इतना छोटा सा काम आपको करना है। हाँ, कोई प्रेशर नहीं है, ना ही मेरी कोई दिली इच्छा है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ही करें, क्योंकि यूट्यूब की अर्निंग से कोई खास मतलब नहीं है बेटा। मैं वैसे भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन भी, तो मेरा खर्चा उससे चल जाता, बट स्टिल फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो बस हो गया आज का, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।